चलो भाई, कल हमने डिस्कस करना शुरू कर दिया था कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में जो आपके लेवल ऑफ इकोलॉजी है उसमें एक लेवल है जिसका नाम है पॉपुलेशन। उसके बारे में डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन में क्या चीज़ आती है। ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज जब मिलते हैं तो वो पॉपुलेशन बनाते हैं, और पॉपुलेशन के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण हैं, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था कि पॉपुलेशन है बर्थ रेट, हैव डेथ रेट, हैव सेक्स रेशो, हैव एज डिस्ट्रीब्यूशंस। नाउ जो हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी। आज का जो टॉपिक रहेगा पॉपुलेशन साइज, या जिसको आप पॉपुलेशन डेंसिटी भी जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, अगर टेक्निकल वर्ड में यूज करूं तो पॉपुलेशन साइज को ही पॉपुलेशन डेंसिटी जो हो टेक्निकल वर्ड में आप कह सकते हैं। अगर आप इकोलॉजिकल प्रोसेसेस की बात करें और उसको आप इन्वेस्टिगेट करना चाहें अपने एनवायरनमेंट में, तो आपको ये पता चलेगा कि उसका जो आउटकम निकलता है वो आपका निकलता है कि आपकी जो पॉपुलेशन का साइज होगा वो किस पे डिपेंड करता है। जो पॉपुलेशन की डेंसिटी होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है हमारे पास कि कंपटीशन कितना है, कंपटीशन विद अनदर स्पीसीज, एक स्पीसीज का दूसरी स्पीसीज के साथ कंपटीशन कितना है। क्लियर है। दूसरा कि हमारा जो प्रीडेटर है या प्रीडेटरी इफेक्ट कितना है। प्रीडेटर और प्रे रिलेशनशिप आप इसमें आगे पढ़ेंगे। प्रीडेटर्स वो होते हैं जो शिकार करते हैं और वो लार्ज इन साइज रहते हैं, तो उनका इफेक्ट कितना है उस एरिया में, वो भी डिसाइड करता है कि पॉपुलेशन की डेंसिटी या साइज कितना होगा। ठीक है, अगर किसी की पॉपुलेशन या डेंसिटी ज्यादा है, ये क्या बताता है? उसका स्टेटस बताता है उस हैबिटेट में। अगर ज्यादा है तो उसका स्टेटस अच्छा है, अगर कम है तो मतलब उसका स्टेटस लो है। तो वो किस पे डिपेंड करता है कि कंपटीशन, जब भी कंपटीशन होगा तो फायदा किसी को नहीं होगा, हमेशा नुकसान ही होता है। तो दोनों जो चीजें रहती हैं, दोनों जो इंडिविजुअल्स रहते हैं, ये दोनों स्पीसीज रहती हैं, वो नुकसान में रहती हैं। नुकसान मतलब नेगेटिव में रहती हैं। ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन में आप ये टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा है प्रीडेटरी इफेक्ट कितना है। ठीक है, और तीसरा है हमारे पास पेस्टिसाइड इफेक्ट। पेस्टिसाइड इफेक्ट या फूड की अवेलेबिलिटी कितनी है या वेदर कितना है, ये डिसाइड करता है कि कितना जो है वो साइज रहेगा या डेंसिटी रहेगी किसी पॉपुलेशन की। अगर हम बात कर लेते हैं कि पॉपुलेशन को मेजर कैसे किया जाता है, इस पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने के क्या क्या हमारे पास तरीके हैं, तो हमारे पास जो पहला तरीका है कि पॉपुलेशन को अगर आपने कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने का पहला तरीका है हमारे पास टोटल नंबर। ठीक है, मेथड्स ऑफ मेजरिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, पीडी, पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे मेजर करेंगे। तो पहला तरीका है कि आप टोटल नंबर को ही काउंट कर लो, गिन लो कि कितनी पॉपुलेशन है, तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है। लेकिन ये जो टोटल नंबर है ये हर कहीं पे एप्लीकेबल नहीं होता है, कई कई जगह पे ये मीनिंगलेस हो जाता है। टोटल नंबर इज मीनिंगलेस इन सम केसेस, कुछ केसेस में ये मीनिंगलेस हो जाता है। हालांकि अगर पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट करना है तो सबसे अच्छा मेजरिंग मेथड आपका यही है, सबसे अच्छा टोटल नंबर। लेकिन कहीं कहीं जगह पे ये मीनिंगलेस हो जाता है। किस जगह पे? जहां पे, अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूं तो एक एरिया है जहां पे आपके 200 कैरेट प्लांट है हमारे पास, जिसको आप पार्थेनियम भी कहते हैं, पार्थेनियम कांग्रेस ग्रास के छोटे छोटे प्लांट हैं। दूसरा, उसी एरिया में एक लार्ज बेनियन ट्री है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किसका पॉपुलेशन साइज ज्यादा है, किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, तो आपका आंसर रहेगा कि 200 कैरेट्स जो प्लांट्स हैं उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू वन लार्ज बेनियन ट्री, बिना ये जाने कि उस कम्युनिटी में इस बड़े लार्ज बेनियन ट्री का क्या इफेक्ट पड़ता है।
ठीक है, तब उस जगह पर टोटल नंबर जो आपका मेजरमेंट रहता है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, मीनिंगलेस हो जाता है। तो यहां पर हम कैलकुलेट करने के लिए एक नया मेजरिंग मेथड यूज करते हैं, परसेंट कवर बाय ट्री, कि ट्री ने कितना एरिया कवर करा है। अगर मैं बात करूं कि 200 जो कैरेट प्लांट है वो एक छोटे से एरिया में आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक बड़ा लार्ज बेनियन ट्री आप देखिए कितना एरिया कवर करेगा वो अपनी कैनोपी से। तो उस टाइम पे हम एक नया मेजरिंग मेथड यूज करते हैं, परसेंट कवर बाय ट्री, ट्री ने कितना एरिया कवर करा है, या बायोमास। बायोमास होता है ड्राई वेट, कि जब हम पूरे बनियन ट्री को जला देंगे और 200 कैरेट प्लांट को भी जला देंगे, उसके बाद उनका वेट करेंगे तो सबसे ज्यादा वेट किसका आएगा, बनियन ट्री का ही आएगा। तो अब पेड़ को जला थोड़ी सकते, तो हम क्या करते हैं, परसेंट कवर से कर लेते हैं कि कितना एरिया कवर करा है। तो 200 कैरेट प्लांट जो है वो कम एरिया कवर करेंगे, जो कि एक लार्ज बनियन ट्री की कैनोपी आप देखिए कितनी बड़ी होती है, तो ज्यादा एरिया कवर करता है। तो इस केस में टोटल नंबर से आप डिसाइड नहीं कर सकते, तो दूसरा मेथड आ जाता है परसेंट कवर बाय ट्री या बायोमास। ठीक, अब ये जो पॉपुलेशन का जो साइज है, तीसरा अगर हम जो काउंट करते हैं वो है हमारे पास कि हमें हर टाइम पे एब्सोल्यूट डेंसिटी नहीं कैलकुलेट करनी होती। एब्सोल्यूट डेंसिटी का मतलब है कि हमें प्रॉपर नंबर, हर बार जरूरी नहीं कि प्रॉपर नंबर ही काउंट करना है, कई बार हम रफली भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतना हो सकता है, चल जाएगा काम। तो कई बार हमें एब्सोल्यूट डेंसिटी नहीं कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है, हम रिलेटिव डेंसिटी से काम चला लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी मतलब आपका जो स्पीसीज जिसकी आपने पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करनी है उसका कितना नंबर है, किसके अगेंस्ट में, उस एरिया में बाकी स्पीसीज की कितनी डेंसिटी है। तो हम एक रफली आइडिया लगाते हैं कि छोटे से एरिया को पकड़ेंगे, वहां कैलकुलेट करेंगे और आइडिया लगा लेंगे कि उस एरिया में अगर बड़ी ज्यादा डेंसिटी मिलती है तो हाँ जी इसका नंबर बड़ा ज्यादा है। जैसे अगर एक पॉन्ड है उसमें अगर फिश का नंबर कैलकुलेट करना है आपको, तो कहां नंबर से कैलकुलेट करते फिरेंगे, टोटल नंबर से, हाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं, नेट लगाते हैं, नेट में जितनी फिशेस ट्रैप होंगी उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होगी या कम होगी। अगर नेट में फिशेस ज्यादा ट्रैप हो जाती हैं इसका मतलब है उस पॉन्ड में फिश की पॉपुलेशन ज्यादा है। अगर ट्रैप कम होती है तो हम आइडिया लगा लेते हैं कि डेंसिटी कम होगी। तो दूसरा मेथड, नेक्स्ट मेथड तीसरा ये रहेगा। उसके बाद जो है वो अगर हम फोर्थ मेथड की जो है वो बात करें तो कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स भी होते हैं कि कई बार हम बिना देखे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, बिना उस ऑर्गेनिज्म या उस स्पीसीज से मिले या देखे ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने इसके नंबर होंगे। जैसे टाइगर रिजर्व होते हैं या नेशनल पार्क्स होते हैं, नेशनल पार्क्स या हमारे पास टाइगर रिजर्व्स होते हैं, वहां हम उनके पग मार्क कैलकुलेट करते हैं, पंजे, क्योंकि हर टाइगर के अपने अलग अलग जो है वो पग मार्क होते हैं। तो हम वहां से कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस एरिया में कितने टाइगर रहते होंगे। तो ये इनडायरेक्ट मेथड है पग मार्क कैलकुलेशन का। दूसरा हमारे पास है कि हम उनके फिशेस जो है वो पैलेट्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कि अलग अलग फीसेज जो अगर हमें मिलते हैं तो हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे कितनी उनकी डेंसिटी रहती है। तो ये इनडायरेक्ट मेथड्स हैं क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने के किसी एरिया में। सबसे एप्रोप्रिएट जो है वो यही है फिर भी टोटल नंबर कैलकुलेट करना, लेकिन हर कहीं ये एप्लीकेबल नहीं होता है, इसलिए आप परसेंट कवर बाय ट्री या बायोमास से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा कि आपके नेट में, पॉन्ड में कितनी फिशेस ट्रैप हो रही है नेट में, उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और तीसरा है पग मार्क या आपके फिसल जो आपके पैलेट्स हैं उनसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब ये पॉपुलेशन डेंसिटी किसी एरिया में लेस देन 10 भी हो सकती है, जैसे आपकी बुक में दे रखा है कि साइबेरियन क्रेन्स। साइबेरियन क्रेन्स एक वर्ड होते हैं जो साइबेरिया से आते हैं, क्योंकि वहां पे क्लाइमेट जो है वो फेवरेबल नहीं होता है, तो हमारे वो कहां आते हैं, इंडिया में एक जगह है जिसका नाम है भरतपुर वेटलैंड, ये राजस्थान में है। तो पूरा साल में हो सकता है कि साइबेरियन क्रेन की जो पॉपुलेशन है वहां पे लेस देन 10 रहे, 10 से भी कम रहे। कहीं कहीं पे पॉपुलेशन डेंसिटी मिलियन में भी हो सकती है, मिलियंस में भी हो सकती है, जैसे क्लेमाइडो
मोनास इन पॉन्ड। कैलाइडोमोनास जो है वो क्या है, एक यूनिसेलुलर एल्गा है, माइक्रोस्कोपिक एल्गी है जो मिलियन की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है किसी पॉन्ड में। तो पॉपुलेशन डेंसिटी कैन बी लो एज लेस देन 10 एंड कैन बी हाई इन एज इन मिलियंस। तो ये बताता है किस पे डिपेंड करता है कि वहां पे कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसा क्लाइमेट है, फूड अवेलेबिलिटी कितनी है, प्रेडेटर का जो है इफेक्ट कितना है, कंपटीशन कितना है, ये डिसाइड करता है। और कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करने के ये आपके पास मेथड्स है। क्लियर है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ, तो पॉपुलेशन अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन जो है किसी भी स्पीसीज की स्टेडी नहीं है, स्टेबल नहीं है। पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज इज नॉट स्टेबल। ठीक है, अगर हम बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ की, ग्रोथ का मतलब क्या है, बढ़ना, पॉपुलेशन को बढ़ाना। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर हम बात करूं तो इट इज नॉट स्टेबल। ठीक है, इट चेंज विद टाइम, ये टाइम के साथ चेंज होती रहती है, कम भी होती रहेगी, ज्यादा भी होती रहेगी। कौन से इफेक्ट जो है वो इसको, कौन से जो फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं कि किन फैक्टर से ज्यादा हो सकती है, किन फैक्टर से कम हो सकती है। तो पहला है कि इस पॉपुलेशन को स्टेबल क्यों नहीं रख सकते, कम ज्यादा ये क्यों होती रहती है। तो पहला है कि फूड की अवेलेबिलिटी कितनी है, वेदर कितना कैसा है वहां पे उस जगह पे, जिसको क्लाइमेट अगर कहें, वही प्रीडेटर का प्रेशर कितना है वहां पे। तो ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को। क्लियर है। तो किसी भी जगह पे अगर पॉपुलेशन फ्लक्चुएट हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, या डिक्लाइन हो रही है, इसको जो अफेक्ट करते हैं वो 4 बेसिक प्रोसेसेस होते हैं जो अफेक्ट करते हैं दी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। 4 बेसिक प्रोसेसेस हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ेगी या कम होगी। वो 4 बेसिक क्या क्या है हमारे पास प्रोसेसेस। पहला है हमारे पास नेटलिटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आप कैपिटल बी से, जिसको बर्थ भी बोला जाता है। क्लियर है। दूसरा हमारे पास है मोर्टेलिटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आप डी से, जिसको डेथ भी आप कहते हैं। थर्ड फैक्टर है या थर्ड बेसिक प्रोसेस है वो है हमारे पास इमिग्रेशन, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। और फोर्थ वन है हमारे पास ई माइग्रेशन, जिसको आप डेजिग्नेटेड करते हैं कैपिटल ई से। क्लियर है। ये 4 बेसिक प्रोसेसेस हैं जो अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन बढ़ेगी या कम होगी। अब नेटलिटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ बर्थ, टोटल नंबर ऑफ बर्थ या बर्थ्स इन अ पॉपुलेशन इन गिवन टाइम। किसी टाइम में किसी पॉपुलेशन में कितने बर्थ हो रही हैं वो आपका नेटलिटी या बर्थ कहलाता है। डेथ, हमारे पर डेथ या मोर्टेलिटी क्या कहलाता है, नंबर ऑफ डेथ्स इन अ पॉपुलेशन इन गिवन टाइम ऑफ पीरियड। उसमें कितनी डेथ हुई है वो आपका मोर्टेलिटी या डेथ कहलाता है। इमिग्रेशन क्या होता है, इमिग्रेशन का मतलब होता है बाहर से कोई स्पीसीज है, सेम स्पीसीज, वो किसी दूसरे के हैबिटेट में आ जाए। क्लियर है। तो वो आपका क्या कहलाता है हमारे पास, इमिग्रेशन जो है वो हमारे पास कहलाता है। ठीक है। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज, same species that have come into
the habitat at given period of time। ठीक है, सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल कितने बाहर से आपकी हैबिटेट में एंटर कर रहे हैं वो आपका इमिग्रेशन कहलाता है। अब ई माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? ई से एग्जिट करना है कि किसी आपकी हैबिटेट को छोड़ के कितने लोग जो है वो माइग्रेट कर गए हैं, आपकी हैबिटेट को छोड़ गए हैं कितने गिवन ऑफ टाइम में। तो सेम ही इसी से आपने याद रख लेना है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, एग्जिट द हैबिटेट इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम में छोड़ के वो चले गए हैं, उसको आप क्या कहते हैं? ई माइग्रेशन जो है वो हम कहते हैं। तो पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए इन चारों में से कौन कौन से दो फैक्टर जो है वो अपना योगदान देते हैं? वो है आपके पास पहला नेटालिटी, ये भी बर्थ को बढ़ाएगा या पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ाएगा, और दूसरा इमिग्रेशन। ये दोनों क्या करेंगे आपके पास? इंक्रीज दी पॉपुलेशन ग्रोथ। ये जो फैक्टर है, ये जो प्रोसेसेस हैं, नेटालिटी और आपका इमिग्रेशन, ये हेल्प करते हैं टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ग्रोथ। वहीं पे अगर बात करें मोर्टालिटी और ई माइग्रेशन की, तो ये क्या करते हैं? डिक्रीज द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसको अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे हमारे पास? बी प्लस आई, ये आपके क्या करते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ाते हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं डी प्लस ई, ये क्या करते हैं? पॉपुलेशन को डिक्लाइन करते हैं, डिक्रीज करते हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? तो ये फैक्टर्स आपने ध्यान में रखने हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपके पॉपुलेशन ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं और कौन कौन से जो है पॉपुलेशन को डिक्रीज करते हैं। जो इंक्रीज करेंगे वो पॉजिटिव कहलाएंगे और जो डिक्रीज करेंगे वो नेगेटिव साइन उनके ऊपर आएगा, क्योंकि वो नेगेटिव ग्रोथ कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये है आपके पास पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो भी आएगी पॉपुलेशन डेंसिटी, दोनों बनाएंगे उसको। डेंसिटी को कैलकुलेट करने का अलग फॉर्मूला है, नहीं, हाँ ठीक है। पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो आप कैलकुलेट करते हैं n ओवर s। n है आपका नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज, s है एरिया, कितने एरिया में आप एरिया का साइज क्या ले रहे हैं, उससे आप पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? पॉपुलेशन ग्रोथ देखनी है तो पॉपुलेशन ग्रोथ इस तरीके से। अगर मैं बात कर लूं इसके अगर फॉर्मूला की फॉर्म में इसको लिखा जाए तो अगर ठीक है, n हमारे पास है, n अगर n इज द पॉपुलेशन साइज एट टाइम t, कि कोई टाइम हमने ले लिया t मान लिया, उस टाइम पे जो पॉपुलेशन का साइज है उसको हम डेजिग्नेट करते हैं n से। ठीक है, तो इसी पॉपुलेशन का साइज जो है वो क्या होगा जब हम टाइम को t+1 लेंगे। ठीक है, तब इसकी जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो आएगी n t+1 इक्वल टू nt b प्लस आई माइनस d प्लस ई। ये है इक्वेशन जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ को कैलकुलेट करती है। ये तो ये तो हटेगा तो प्लस ही होगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पे
n क्या है, पॉपुलेशन साइज है, गिवन टाइम में वो टाइम कुछ भी हो सकता है, +1 करके कि उसके अगले साल जो आपने उसको कैलकुलेट करना है। तो कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है वो कैसे डिसाइड करेंगे, टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी थी उस टाइम पे, बर्थ कितने हुए हैं, इमिग्रेशन कितने हुए हैं, उनको माइनस कर देना है कि डेथ कितनी हुई है और ई माइग्रेशन कितना हुआ, तो आपके पास टोटल ग्रोथ जो है वो पॉपुलेशन की कैलकुलेट आप कर सकते हैं। और ये डायरेक्ट इक्वेशन आपकी बोर्ड में भी आ सकती है, जिसमें आपको ये पूछा जा सकता है कि ये जो इक्वेशन है इसमें b क्या रिप्रेजेंट करता है, d क्या रिप्रेजेंट करता है, i क्या रिप्रेजेंट करता है, e क्या रिप्रेजेंट करता है, ये अलग अलग उसमें जो है वो दिया जा सकता है। किसी ऑप्शन में दिया होगा बी रिप्रेजेंट जो है वो माइग्रेशन या ई माइग्रेशन, तो ये गलत है। तो इसमें लिए आपको ये सिंबल्स याद रखने हैं कि क्या क्या सिंबल है इसके। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ को कैलकुलेट करने का आपके पास तरीका। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रोथ मॉडल्स, कि आपने जब ग्रोथ कितनी हुई है जब उसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो आपके पास ये ऐसे दो तरीके के मॉडल्स हम देते हैं जो हमें बताते हैं कि किस तरीके की ग्रोथ किस एरिया में कैसे हो रही है। तो अभी मैंने आपसे बात करी कि ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये कब डिसाइड होती है, कैसे डिसाइड होती है, कि उस जगह पे क्लाइमेट कैसा है या उस जगह पे फूड की अवेलेबिलिटी कितनी है। अगर फूड कम होगा तो क्या वहां पे पॉपुलेशन उस तरीके से रिप्रोड्यूस कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो हमने देखना है कि ऐसे कौन से ग्रोथ मॉडल्स हैं जिनको हम आपकी बुक में स्टडी करेंगे। ये एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं ग्रोथ मॉडल्स। तो बेसिकली दो टाइप के आप ग्रोथ मॉडल्स जो यहां पे पढ़ेंगे। पहला है आपके पास, वो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। ठीक है, पहला है एक्सपोनेंशियल या जिसको हमारे पास जे शेप्ड या जिसको जियोमेट्रिक ग्रोथ मॉडल या कर्व्स भी कहते हैं। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। क्लियर है। अब ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल जिसको जे शेप्ड या ज्योमेट्रिक ग्रोथ मॉडल या ग्रोथ कर्व्स भी हम बोलते हैं, ये कब पॉसिबल होता है, ये मॉडल तब पॉसिबल होता है जब नेचर में पॉसिबल इफ रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। जब रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होती है, फूड की कोई कमी नहीं है, नेचर में फूड अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, नो कंपटीशन, नो प्रीडेशन। जब ये नेचर में कुछ सारी चीजें नहीं होती हैं कि हमारे पास फूड अनलिमिटेड प्रेजेंट है, स्पीशीज में कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन क्यों नहीं है? क्योंकि फूड ज्यादा है, लड़ने की जरूरत ही नहीं है। प्रीडेशन बहुत ज्यादा है हमारे पास है, तो प्रीडेशन भी नहीं हो रहा है, कोई किसी को खा ही नहीं रहा है। तो क्या ऐसा मॉडल नेचर में एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। तो ये है एक सपनों की दुनिया। हाँ, इसको आप एक इमेजिनरी दुनिया भी कह सकते हैं। ये इमेजिनरी वर्ड में हो सकता है। नेचर में ऐसा मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, लेबोरेटरी कंडीशन में आप इसको मॉडल को आप कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आप अपने तरीके से ग्रोथ जो है वो या अपने तरीके से जो है वो फूड अनलिमिटेड रख सकते हैं, लेकिन नेचर में ये मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब ये पॉसिबल कब होगा ये मैंने आपको बता दी। ये चीजें याद रखनी है, जब रिसोर्सेज क्या होंगे, अनलिमिटेड होंगे, तब ये आपका मॉडल एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब इसका जब ग्राफ बनता है तो ग्राफ की अगर हम बात कर ले तो यहां आता है आपका टाइम, जिसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां आती है पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं, बोलते हैं कि नेचर में रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होगी। टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन का साइज भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो शुरू में क्या होता है कि पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती है, फिर उसको फूड मिलता जाता है, फूड की कमी नहीं है, तो इस तरीके का ग्राफ बनता है, और ये ग्राफ बनता है जे शेप का। इसीलिए इसको जे शेप मॉडल या जे शेप कर्व भी हम कहते हैं।
ये कब पॉसिबल है? जब, अब यहां पे एक और चीज दे रखी है के स्टैंड फॉर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ नेचर, कि नेचर की क्या है, किसी एरिया की अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है कि वो इतनी ही पॉपुलेशन को कैरी कर सकता है क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज उतने हैं। लेकिन क्या कैरिंग कैपेसिटी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में काम आएगी? नहीं। तो कैरिंग कैपेसिटी जो है वो यहां पे एप्लीकेबल नहीं होती क्योंकि हमने यहां मान लिया है कि फूड की कोई कमी है ही नहीं। जब है ही नहीं तो रिप्रोड्यूस उतने ही फास्ट तरीके से करेगा। तो इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, वो है dn/dt Rn। dn/dt क्या है? ये भी क्वेश्चन आता है कि dn/dt क्या रिप्रेजेंट करता है? ये करता है रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज को रिप्रेजेंट करता है। R क्या रिप्रेजेंट करता है? R को हम रिप्रोडक्टिव फेज भी हम कहते हैं, या इसको जो है वो हमारे पास बोलते हैं इंट्रिंसिक रेट। इंट्रिंसिक रेट। अब ये क्वेश्चन क्या है? इंट्रिंसिक रेट बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पॉपुलेशन के लिए। इंट्रिंसिक रेट वो है कि आप बायोटिक और एबायोटिक चीजों का यूज करके कितने फास्ट तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और एन क्या है आपके पास? पॉपुलेशन साइज, कि उस टाइम पे पॉपुलेशन का क्या साइज था जिसने फूड रिसोर्सेज का यूज करके हदें कर दी रिप्रोड्यूस करके। कोई कंट्रोल नहीं रहा पॉपुलेशन ग्रोथ पे, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन करी उसने। वो कब हो सकती है? जब फूड ज्यादा हो, रिसोर्सेज ज्यादा हो। तो जब रिसोर्सेज ज्यादा होंगे तो जो जितनी वहां पॉपुलेशन का साइज है वो अपनी फुल पावर से क्या बढ़ाएगा? ये रिप्रोडक्टिव फेज को इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग रेट को बढ़ाता है। तो ये भी याद रखना है, वो अपने आर को बढ़ाएगा, रिप्रोडक्टिव फेज को बढ़ाएगा, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएगा। क्लियर है? तो ये है आपके पास एक्सपोनेंशियल जे शेप जियोमेट्रिक ग्रोथ मॉडल या कर्व। इसमें ये जो इनिशियल का स्टेज आप देखते हैं जहां पे बिल्कुल क्या है, लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हो रही है, इस फेज को हम बोलते हैं लैग फेज। इस फेज को क्या कहते हैं? लैग फेज। तो एक्सपोनेंशियल में दो ही फेजेस आते हैं, एक लैग फेज आता है हमारे पास जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ बिल्कुल लो ग्रो हो रही होती है, इनिशियल स्टेज पे होती है। दूसरा आता है एक्सपोनेंशियल फेज या एक्सेलरेशन फेज कहते हैं इसको, जहां पे वो एक्सेलरेट कर जाती है क्योंकि फूड बड़ा ज्यादा मिल गया है। तो ये दो ही फेज आते हैं आपके जे शेप्ड में, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज में। क्लियर है? दूसरा मॉडल है हमारे पास जो कि नेचर में एग्जिस्ट करता है और वाकई में लगता है कि ये एक लॉजिक मॉडल दिया गया है, इसलिए इसका नाम है लॉजिस्टिक मॉडल। दूसरे मॉडल का क्या नाम है हमारे पास? लॉजिस्टिक, या इसको एस शेप्ड या सिग्मॉइड शेप्ड मॉडल भी आप कहते हैं। क्लियर है? ये नेचर में एग्जिस्ट करता है। अब ये कब पॉसिबल होता है ये भी याद रखना है। वो कब पॉसिबल था? जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे। ये कब पॉसिबल है? जब रिसोर्सेज आर लिमिटेड। और नेचर की क्या होती है? एक अपनी कैरिंग कैपेसिटी होती है जिसको हम डेजिग्नेटेड करते हैं के साथ। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि के क्या रिप्रेजेंट करता है? कैरिंग कैपेसिटी ऑफ नेचर को जो करता है। क्लियर है? तो यहां पे रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो यहां पे जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ इस तरीके से जो है वो बनेगा कि यहां टाइम है, यहां क्या है? पॉपुलेशन साइज, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। और मान लो कि इतनी ही है कैरिंग कैपेसिटी नेचर की। कैरिंग कैपेसिटी इतनी ही है नेचर की। ठीक है? तो सबसे पहले क्या होगा? जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा धीरे 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 ये ग्रोथ आएगी, और जब फूड रिसोर्सेज ज्यादा होंगे तो
एकदम से एक्सेलरेट कर जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो है वो बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नेचर अब इसके बियॉन्ड आपको नहीं झेल सकती, क्योंकि नेचर के पास अब इतना ही रिसोर्सेज हैं और आप उस पीक पे पहुंच चुके हैं। इसके बाद वो स्टेबल हो जाएगी। कैसे? कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक है। नेचर अपने आप जो फिट होगा उसको सिलेक्ट करेगी, बाकी खत्म हो जाएंगे। तो नेचर इस तरीके से सिलेक्शन कर लेती है। तो ये जो शेप आप देख रहे हैं ये एस शेप बनता है, इसलिए इसको एस शेप्ड या सिग्मोइड शेप्ड जो है वो हम मॉडल कहते हैं। इसमें आप देखेंगे 3 फेस बनेगी। एक ये वाला फेस, इस फेस को हम क्या कहते हैं? लैग फेस। ये हमने पहले ही बात कर ली थी, जिसमें क्या होता है? नो और बिल्कुल लो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। दूसरा है हमारे पास यहां से यहां तक, देखिए क्या भरमार है, एक्सरलेट ही कर गया है, तो इसको एक्सरलेट फेज भी कहते हैं या एक्सपोनेंशियल फेज भी हम इसको कहते हैं। ये एक्सरलेट फेज भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यहां पे एक्सरलेट कर गई ना। एक्सरलेट करने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि यहां पे फूड रिसोर्सेज बड़े ज्यादा है, फुली यूटिलाइज किया इन्होंने इसको, ठीक है। और यहां पे आप देखेंगे कि अब पॉपुलेशन उस साइज से नहीं बढ़ रही है, धीरे 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 आपकी स्टेबल होगी, तो इसको स्टेबल फेज भी कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि लॉजिस्टिक में कैरिंग कैपेसिटी होती है नेचर की, एक्सपोनेंशियल में ऐसी कोई चीज नहीं होती है। इसमें रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, एक्सपोनेंशियल में अनलिमिटेड होते हैं, कोई चक्कर नहीं है। यहां आप देखेंगे 3 फेज बनते हैं, लैग, एक्सपोनेंशियल या स्टेबल फेज। एक्सपोनेंशियल को आप लैग लॉग फेज भी कहा जाता है, ठीक है। कैसे याद रखना है? लैग, आप फ्री फायर खेलते होंगे, मोबाइल लैग मारता है ना, बोलते हैं लैग, अपने वर्ड सुना होगा किसी से, तो मतलब वो धीरे धीरे चलता है रुक जाता है, चलता है रुक जाता है। तो ये चल ही रही है, फिर थोड़ी 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 चल रही है, ठीक है। लोग 4 लोग क्या कहेंगे, ठीक है। जब आप बड़ी तरक्की लग पड़ते हैं करने, तो लोग बातें करना शुरू कर देते हैं, तो भी तरक्की हो रही है, चाहे किसी भी फॉर्म में हो जाए, ठीक है। तो लोग फेज इसको कहा जाता है, ठीक है। और एक फेज आता है जहां पे जाके आप स्टेबल हो जाते हैं, उसको स्टेडी फेज या स्टेबल फेज कहा जाता है। तो ये 3 फेज जो है वो इसमें आते हैं। उसके बीच में सब फेस होते हैं। इसके बाद पॉजिटिव एक्सेलेरेशन फेस आता है, यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलेरेशन फेस आता है, क्योंकि नेगेटिव तो होगा ना कि यहाँ पॉजिटिवली बढ़ रहा था, अब यहाँ जितनी बढ़ रही थी उससे नेगेटिवली कम बढ़ रही है, तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन फेस आता है। वो सब फेसेस हैं इसमें आते हैं। इसको कैलकुलेट करने का जो है हमारे पास फॉर्मूला dn/dt इक्वल टू rn सेम रहेगा, लेकिन इसमें कैरिंग कैपेसिटी आ जाती है। ये जो फॉर्मूला रहता है ये आपका कैलकुलेट करता है लॉजिस्टिक या एस शेप्ड या सिग्मोइड शेप्ड मॉडल को। डायरेक्ट क्वेश्चन इसकी आपकी इक्वेशन के ऊपर भी आ जाते हैं कि आप लॉजिस्टिक जो ग्रोथ कर्व है उसकी इक्वेशन क्या है, तो वहां पे आपको ऑप्शन में ये भी दे रख सकती है, या क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ये किसकी इक्वेशन है, इसमें आर क्या रिप्रेजेंट करता है। तो सेम आर क्या रिप्रेजेंट करेगा? इंट्रिंसिक रेट, या इसको रिप्रोडक्टिव रेट भी कहते हैं। यही बढ़ाती है पॉपुलेशन अपना रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करके। क्लियर है? अब इसको जो सबसे पहले डिस्कवर करा था जिन साइंटिस्ट ने, उनका जो नाम हमारे पास है वो है हमारे पास वर्लहर्स्ट। क्या नाम है हमारे पास? साइंटिस्ट क्या नाम है? वर्लहर्स्ट। इन्होंने 1839 में इसको जो है वो क्या करा था? डिस्क्राइब करा था। तो इन्हीं के नाम पर भी इसका जो है नाम आता है आपका वर्लहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक कर्व, इसका जो है ये नाम है। तो ये केवल साइंटिस्ट के नाम पे भी पूछ लिया जाता है कि वर्लहर्स्ट ने जो है वो इसको डिस्क्राइब करा था 1839, उन्हीं के नाम पे भी आता है मॉडल। तो ये आपके ग्रोथ मॉडल्स हैं 2 जो डायरेक्ट जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। एक्सपोनेंशियल को कम पूछा जाता है, लेकिन एमसीक्यू में वो क्वेश्चन बनते हैं कि जे शेप का जो आपका कर्व है वो किस ग्रोथ मॉडल में आपको देखने को मिलता है, एक्सपोनेंशियल या आपका जियोमेट्रिक उसको भी कहा दिया जाता है, या लॉजिस्टिक या सिग्मोइड शेप में, तो आपको वो एक्सपोनेंशियल में देखने को मिलेगा। यहाँ हमेशा आपको सिग्मोइड शेप देखने को मिलेगा। और इसके ये 3 फेसेस जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए बोर्ड में डायरेक्ट आते हैं। तो कुछ नहीं है इसमें, स्लो लो ग्रोथ पॉपुलेशन रेट होती है, यहाँ पे बिल्कुल रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन हुआ, और यहाँ पे क्या देखा कि वापिस से पॉपुलेशन स्टेबल हो गई है। तो ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं आराम से।
क्यों? क्योंकि नेचर की अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, उसके बाद वो पॉपुलेशन बढ़ना बंद हो जाती है। तो ये ग्रोथ मॉडल्स भी मैंने आपको डिस्क्राइब यहाँ पे कर दिए।